नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा, हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे थे। उस परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग आर्य समाज के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आर्य समाज लगभग पूरा हो गया था। 2-4 पॉइंट्स उसके बचे हुए थे जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आर्य समाज इसके बारे में सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो दयानंद सरस्वती जी थे, उनकी पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश ये 1874 में पब्लिश हुई थी। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौटो का नारा दिया था। यानी कि ये चाहते थे कि हमारी जो वैदिक शिक्षा और साहित्य है उसके हिसाब से सब भारतीयों को शिक्षा प्रदान की जाए, उसके महत्व को समझा जाए, न कि हम पाश्चात्यकरण की तरफ, अंग्रेजों की शिक्षाओं की तरफ आकर्षित हों और अपनी संस्कृति को हम पूरी तरीके से विस्मृत कर दें। तो ये चाहते थे कि वेदों की तरफ लौटे। इस चीज़ में इस किताब पर प्रकाश डाला। 1883 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका 1883 में मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु के बाद इनका संगठन जो है 2 भागों में बंट जाता है। एक भाग ये कहता है कि जो हमारे स्वामी जी ने कहा है उसके हिसाब से हम शिक्षा को दें, और दूसरा भाग कहता है कि ये तो ज़रूरी है कि हम उनके हिसाब से शिक्षा दें, लेकिन साथ में हम पाश्चात्य संस्कृति की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी ग्रहण करें। इस तरीके से आर्य समाज मूलतः 2 भागों में बंट जाता है। एक है लाला हंसराज। लाला हंसराज, इन्होंने लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। इसमें परंपरागत के सिवाय, वैदिक शिक्षा के सिवाय अंग्रेजी शिक्षा को भी स्थान दिया गया, इसीलिए इसमें एंग्लो शब्द जुड़ा हुआ है। इसको वर्तमान में डीएवी कॉलेज कहा जाता है। डीएवी कॉलेज के नाम से मशहूर है ये कॉलेज। इसमें भारतीय संस्कृति के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति के भी महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करा जाता है। आज इसकी शाखाएं पूरे भारत में विद्यमान हैं। दूसरे जो इनके संगठन के अनुयायी थे, उनके जो संस्थापक थे स्वामी श्रद्धानंद, या मुंशी राम, इन्होंने 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। हरिद्वार में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की? हरिद्वार में की, 1902 में की। तो ये दोनों फैक्ट परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि डीएवी कॉलेज की स्थापना किसने की या फिर गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना किसने की। दोनों के नाम, सन, ये सारी चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। इसके अलावा आर्य समाज के बारे में जो भी जानकारी देनी थी वो मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। आते हैं अगली सोसाइटी या सभा या समाज सुधार संस्था के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, जो करीब करीब आर्य समाज के समय में ही स्थापित हुई थी, उसको कहा जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। उम्मीद है ये इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा लाइट लाने का प्रयास किया है, थोड़ा सा साफ लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि आप लोग पिछले वीडियो में कहते रहे हैं कि साफ दिखाई नहीं दे रहा है। चूँकि मैं लखनऊ में हूँ और इस समय यहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति, इसलिए मार्कर वगैरह मिलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये क्लियरिटी से साफ साफ दिखाई दे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में ही
इसी समय आर्य समाज की भी स्थापना होती है 1875 में। इसके संस्थापक रूसी महिला ब्लावत्स्की और यूएस के कर्नल आलकाट। आप सिर्फ बोर्ड पे ध्यान ना दीजिए, बोर्ड के सिवाय आपको आवाज़ भी, आपके पास ऑडियो भी है, ऑडियो पे ध्यान देकर भी कभी आप अपने नोट्स को पूरा कर सकते हैं। आप फिर भी मैं साफ लिखने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। 1875 में संस्थापक जो है रूसी महिला ब्लावत्स्की और अंग्रेज कर्नल आलकाट ने स्थापित किया था और इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूएसए में है। और वर्तमान में इस कोरोना के टाइम में न्यूयॉर्क से ही न्यूयॉर्क यूएसए का सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। सबसे पहले अमेरिका ने वहीं पर लॉकडाउन किया था। ये वही शहर है न्यूयॉर्क जहाँ पे इस संस्था की स्थापना होती है। अब इस संस्था की स्थापना यहाँ होती है, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और भारत में इसकी स्थापना होती है 1879 में अडयार में। अडयार मद्रास में पड़ता है। और जो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में बनाया गया था पूरे विश्व के लिए, वो इसका मुख्यालय 1879 में अडयार यानी मद्रास में यानी भारत में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित कर दिया गया। और यहाँ के प्रमुख संस्थापकों में यही दोनों लोग थे जिन्होंने यहाँ पे आकर के भारत में भी इसकी स्थापना की और अडयार को पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बनाया। लेकिन इस सोसाइटी की लोकप्रियता इन दोनों महानुभावों की वजह से नहीं मिली, बल्कि इसकी सफलता किसी और के वजह से मिली भारत में। वो कौन थी? उनको आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। वो थी एनी बेसेंट, एनी वुड बेसेंट। एनी बेसेंट को हम सभी जानते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कब बनी थी? 1913 कलकत्ता अधिवेशन में ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी एनी बेसेंट। इनका जन्म जो है 1843 लंदन में हुआ था और ये 1933 में अडयार में इनकी मृत्यु हुई। अडयार जिसका जिक्र मैंने अभी आपको किया, ये मद्रास में है, मतलब तमिलनाडु में है इस वक्त। तो अडयार में इनकी मृत्यु हुई। ये इस संस्था की प्रमुख जब बनी तो भारत में इस संस्था को फैलाने का, इसके विचारों को आगे बढ़ाने का श्रेय हमारी एनी बेसेंट को जाता है। इसके लिए इन्होंने कई चीज़ें की, जैसे इन्होंने पत्रिका निकाली न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। इन दो पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया और भी इन्होंने बहुत कुछ किया है जिसको हम बारी बारी से लिखते चलते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। दोनों है न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। ये 1893 में शिकागो में, शिकागो कहाँ पे है? यूएसए में है, जहाँ पे प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन। इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत से स्वामी विवेकानंद जी गए और भारतीय संस्कृति को अच्छी तरीके से उद्घाटित किया। भारतीय संस्कृति पर चर्चा करके पूरे विश्व को ये बताने का प्रयास किया और विश्व को बताने में सफल भी रहे कि भारतीय संस्कृति का स्तर कितना ऊंचा है और ये किसी भी संस्कृति से पीछे नहीं है। तो उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए एनी बेसेंट भी शिकागो गई हुई थी उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और ये यहाँ से शिकागो से सीधा इंडिया आ गई 1893 में ही, जबकि स्वामी विवेकानंद वहीं 1896 तक वहीं पर रहे और बहुत सारे काम किए। तो वहाँ से भारत आ गई और 1907 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की, थियोसॉफिकल मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख बनी। यहाँ अध्यक्ष बन गई इस सोसाइटी की।
इस सोसाइटी जो है स्पेशली आप समझिए तो हिंदू धर्म प्लस बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म प्लस बौद्ध धर्म की संस्कृतियों का मिला जुला समन्वय था इस थियोसॉफिकल सोसाइटी में। इसको ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, ब्रह्म विद्या। तो 1907 में ये इसकी प्रमुख बनती हैं। उससे पहले भी इन्होंने कुछ कार्य किए, जैसे 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया एनी बेसेंट ने। कब किया? 1898 में। यही संस्था आगे चल करके और 1916 में मदन मोहन मालवीय को आप लोग जानते हैं, महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी। मदन मोहन मालवीय ने इसी संस्था को आगे बढ़ाकर BHU की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। यही संस्था जो एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला था, इसी को मदन मोहन मालवीय ने BHU के रूप में परिवर्तित कर दिया। कब? 1916 में। बार बार पूछता है कि BHU की स्थापना किसने की, कब की। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो आपसे पूछ लेगा कि किसका बदला हुआ नाम है। तो इन सारी चीज़ों को फैक्ट बाय फैक्ट आप अपने दिमाग में रखिए। ये दोनों सवाल जो है वो पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा एनी बेसेंट ने और क्या क्या किया? एनी बेसेंट ने, मैं सब कुछ सारी चीज़ें आपको एनी बेसेंट के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि इस सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने भारत में जो जो काम किए हैं उसकी पूरी व्याख्या मैं आपको दे रहा हूँ। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। होम रूल लीग आंदोलन का मतलब यहाँ स्वशासन से है। अंग्रेजों से ये मांग कर रही थी कि भारत को कम से कम छोटे स्तर पर अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो हमको छोटे से लेकर बड़ा तो क्या, हमें छोटे स्तर पर भी शासन करने का हक नहीं देना चाह रहे थे। उनका कहना था कि हिंदुस्तानी जंगली हैं, असभ्य हैं, इन्हें शासन करना नहीं आता, ये श्वेत जातियों के ऊपर बोझ हैं, इनको कुछ नहीं आता, इनको हर एक चीज़ को समझाना पड़ेगा। तो एनी बेसेंट होम रूल यानी कि स्वशासन की मांग कर रही थी। इसके अलावा इनके साथ ही बाल गंगाधर तिलक भी होम रूल लीग आंदोलन चला रहे थे। दोनों लोगों ने 1916 में ही यह आंदोलन स्टार्ट किया। एक तरफ एनी बेसेंट, एक तरफ बाल गंगाधर तिलक। दोनों की मांग यही था कि भारत को कम से कम स्वशासन दिया जाए, छोटे स्तर पर स्वशासन दे करके उसको इस चीज़ को समझने का प्रयास करने दिया जाए कि शासन को कैसे चलाया जाता है, कैसे समझाया जाता है, ताकि वो बड़े स्तर पर आगे चल करके शासन सत्ता अपने हाथों से में ले सके। लेकिन अंग्रेज कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं थे और इसके लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया एनी बेसेंट ने। और इस तरीके से आप देखते हैं कि इनकी मृत्यु जो है इसी प्रयास में जो है, खास करके ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी रही, काफ़ी तजुर्बेकार थी। इनके पास इंग्लैंड में, आयरलैंड में जो होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, आपको एक छोटा सी चीज़ बताता हूँ। ब्रिटेन ने जो है एक छोटा सा द्वीप है ब्रिटेन के पास ही जिसका नाम आयरलैंड है। आयरलैंड की इनकी माता आयरलैंड की थी और इनके पिता जो थे वो लंदन के थे। इस तरीके से ये भी एक तरीके से एंग्लो ब्रिटिश थी, मतलब पूरी तरीके से ब्रिटेन की मतलब नहीं थी, ये निवासी नहीं थी, बल्कि दो देशों के लोगों के द्वारा मिली हुई थी। तो आयरलैंड में भी ये होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। वहाँ पर ब्रिटिश सरकार को होम रूल देना पड़ा आयरलैंड को, लोगों को। उसकी सफलता से प्रेरित होकर के बेसेंट यहाँ भी लीग का आंदोलन चला रही थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस में क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू हुई, क्रांतिकारी एक चीज़ कहा जाता है लाल बाल पाल, आप जानते हैं, मैं इसको आगे ठीक से बताऊंगा आपको। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन लोग क्रांतिकारी थे और ये
कांग्रेस की उदारवादी नीतियों से काफ़ी असंतुष्ट थे। इनको लगता था कि बार बार कांग्रेस जो भिखारियों की तरह से कटोरा लेके पहुंच जाती है ब्रिटिश सरकार के पास कि हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, बदले में वो हमें कुछ भी नहीं देते हैं। तो अब ज़रूरत है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ उनसे मांगने का, उनसे लड़ने का, उनसे झगड़ने का। सिर्फ मांगने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको दूसरे तरीक़ों से भी समझाना होगा। जब ये सारी चीज़ें कांग्रेस में होने लगी तो एनी बेसेंट कांग्रेस से अलग हो गई और अपना होम रूल चलाते रही, और इस संदर्भ में 1933 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी अंत हो जाता है 1933 के आसपास। अब अगला संगठन जो है, जो भारतीय सुधार में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, इसके संस्थापक कौन थे? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसकी स्थापना 1897 में किसने किया? विवेकानंद। विवेकानंद। ओरिजिनल नाम इनका क्या था? मूल नाम इनका था नरेंद्र दत्त। ये नाम इनको किसने दिया? नरेंद्र दत्त से विवेकानंद कैसे बने? खेतड़ी के महाराजा, खेतड़ी महाराज अजीत सिंह। खेतड़ी महाराज अजीत सिंह जब ये शिकागो जा रहे थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1893 में, जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको, तो इन्होंने इनकी सलाह पर इन्होंने कहा कि आप अपना नाम नरेंद्र दत्त से बदल करके स्वामी विवेकानंद कर लीजिए। तो अजीत सिंह खेतड़ी, स्वामी विवेकानंद। खेतड़ी कहाँ पे है? खेतड़ी का नाम आप लोगों ने जीएस में कम से कम भूगोल में कई बार सुना होगा। खेतड़ी राजस्थान में है। और खेतड़ी किस चीज़ के लिए पॉपुलर है? जस्ता, तांबा उत्पादन के लिए। भारत में आज भी तांबे का उत्पादन कहाँ होता है? खेतड़ी में होता है। तो इस तरीके से खेतड़ी जो है राजस्थान में है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में। झुंझुनू, तो आप राजस्थान याद रखिए, खेतड़ी में तांबा होता है याद रखिए, और अजीत सिंह ना याद रखिए। स्वामी विवेकानंद का नाम इन्होंने ही दिया था। नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद करने का सुझाव दिया था अजीत सिंह ने। इनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण। रामकृष्ण परमहंस। इनका मूल नाम क्या था? गदोधर भट्टाचार्य। इन्हें दक्षिणेश्वर का संत, इन्हें दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है। कई बार पूछ चुका है कि किस महाराज को, किस योग गुरु को दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है, या स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे उनका क्या नाम था, या उनका ओरिजिनल नाम क्या था। ये सारी चीज़ें कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। तो ये इनके गुरु का नाम है, इसको ध्यान में रखिए। खास करके इनका ये दोनों नाम, ये सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। ये बदला हुआ नाम, मूल नाम और इनकी उपाधि, ये तीनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। ये इनके गुरु हैं। इसके अलावा कुछ पुस्तकें हैं, मैं आपको बता दूं, फिर से रिमाइंड कर दूं कि 1893 में ये भी गए थे शिकागो। जो मैंने आपको एनी बेसेंट के बारे में बताया, प्रथम धर्म सम्मेलन, दोनों को जोड़ लीजिएगा, कोरिलेट कर लीजिए। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में ये भी गए थे। न्यूयॉर्क में 1896 में इन्होंने भी वेदांत सोसाइटी की गठन किया। आपको अगर पिछली वीडियो याद है तो राजा राम मोहन राय ने भी इंडिया में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। वेदांत सोसाइटी। अब इनकी कुछ पुस्तकों के नाम लिख लीजिए। पुस्तक ज्ञान योग। हमारे यहाँ ईश्वर को प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं।
ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, उन सब पे किताब लिखा है इन्होंने। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कर्म योग, प्रेम योग, प्रेम रोग नहीं, प्रेम योग, प्रेम योग, राज योग। मतलब जहाँ जहाँ अगर योग शब्द आए तो आप 90% अपने से गेस कर लीजिएगा कि ये पुस्तक जो है स्वामी विवेकानंद की हो सकती है। ये चीज़ें आपको हमेशा याद है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राज योग, प्रेम योग, सब में योग लगा हुआ है। ये सब स्वामी विवेकानंद की किताबें हैं। इनको सुभाष चंद्र बोस ने, आपको जो है मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ, आपको अपनी वीडियो को थोड़ा सा रोक रोक के नोट करना होगा। इनको नव हिंदू जागरण, नव हिंदू जागरण का पिता कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ये आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता हैं। ये दोनों स्टेटमेंट कई बार पूछ चुका है, किसको नव हिंदू जागरण का पिता कहा जाता है, किसको सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान में रखिए। इसके साथ ही महत्वपूर्ण जो हिंदू धर्म सुधारक आंदोलन प्रवर्तक हुए, इनकी मैंने चर्चाएं की। अगली वीडियो में मैं फिर अन्य पारसी धर्म में या फिर इस्लाम धर्म में जो सुधार हुए उनके बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।